Good, good afternoon to and all present over here. My name is Amrita Misra and today's we are going to discuss about most important previous year questions of business statistics जो कि BBA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है. हम डिस्कस करेंगे इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ऑलरेडी क्वेश्चन जो आए हुए एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3-4 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, मीन्स आ सकता है यहाँ से. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर वे में तैयारी करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलियो अपडेट ऐप. आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप जाइए प्ले स्टोर पे और लिखिए एलियो अपडेट ऐप और वहाँ से ऐप इंस्टॉल करिए एंड देन वहाँ पे आप जाके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर वे में अपने सेमेस्टर्स की तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और पीपीटी फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे इन द PDF फॉर्म एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन की. तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलियो अपडेट ऐप. चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करने. ठीक है, तो फाइल अपलोड कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि कैसे आपको क्या करना है. ठीक है, कैसे आपको ऐप डाउनलोड करना है एलियो अपडेट, तो ऐसे आप कर सकते हैं. चलिए हम चलते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आया है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है. शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे देता है, आपको बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए दे देते हैं. आपको उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है. एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं. मान लीजिए यहाँ पे पहले लिखे क्वेश्चन फर्स्ट, अब उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए दे दिए हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है और टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, ऑजिव कर्व, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल सकता है शॉर्ट फॉर्मेट में. तो हमने आपको आपके लिए क्वेश्चंस लाया, तो आप चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछा सबसे पहला क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि डिफाइन फॉलोइंग्स. सबसे पहले हमें पूछा है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है. देखिए, मेनली दो ब्रांच होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव. इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट हो गया, पर्टिकुलर सिचुएशन हो गया, अगर हम उसका इवेंट निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. मीन्स इन्फ्रेंशियल मीन्स हम किसी कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट्स या कोई भी हमारा चीज़ हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या होता है, हम पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं ओनली. हम सेम सिचुएशन को हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है या डेटा है, कोई भी चीज़ हो गया, हम उन्हें डिस्क्राइब करेंगे विदाउट मेनी एक मॉडिफिकेशन. हम बिना किसी मॉडिफिकेशन किए जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज़ों को मीन्स रियल जो हमारी चीज़ें हुई रहती हैं, सेम चीज़ों को उसी तरह हम डिस्क्राइब कर देते हैं बिना कोई चेंजेस किए. ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. तो दो ब्रांचेस होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के, इन्फ्रेंशियल और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ गया. ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक ब्रांच होता है स्टैटिस्टिक का, जो डील करता है कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करेगा, क्लासीफाई करेगा, प्रेजेंट करेगा और समराइज करेगा डेटा. देखिए यहाँ पे लिखा है इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. ये डेटा के मेन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने पे फोकस ज़्यादा करता है, थ्रू यहाँ पे टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, एवरेजेस के थ्रू या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के थ्रू. वो क्या करेगा, डेटा जो भी कलेक्ट हुआ है थ्रू स्टैटिस्टिक्स, वो हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब इनका मेन मोटिव क्या होता है कि इट सिंप्लीफाइज लार्ज डेटा एंड हेल्प मैनेजर इन ए बिजनेस डिसीजन मेकिंग. ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमने कलेक्ट किया, उसको एक यूनिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, सो दैट डेटा हमारा सॉर्ट हो जाए और वो डिसीजन मेकिंग के लिए सूटेबल हो जाए. इस वजह से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं डेटा को. ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का. ठीक है, तो ये हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है टाइप्स ऑफ डेटा. देखिए हमारे जो टाइप्स ऑफ डेटा कितने होते हैं, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू मीन्स स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, हम क्या क्या सोर्सेस होते हैं. सबसे पहले हमारा प्राइमरी डेटा होता है, फिर आता है सेकेंडरी डेटा. ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, जो भी एनुमरेटर डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, हम उसको दोबारा यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑलरेडी वो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है, वो होता है हमारा सेकेंडरी डेटा. हम प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं, क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं. एंड सेकेंडरी डेटा को सेकेंड हैंड डेटा कहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है जिनको कि हम यूज करके अपना कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं या रिसर्च करते हैं या जो भी चीज़ें. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेटा क्या होता है. डेटा हम मान लेते हैं एक फैक्ट होता है, फिगर होता है, जो कि हम कलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के, या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं. तो डेटा क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है और फैक्ट हो सकता है, फिगर हो सकता है. ठीक है,
अब डेटा जो है हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। डेटा हमारा जो दो टाइप का होता है, सबसे पहला होता है प्राइमरी डेटा, जिसे हम फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा है कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। इन्वेस्टिगेटर द्वारा फर्स्ट टाइम फेस टू फेस इंटरव्यू के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट होता है, पहली बार कलेक्ट हो रहा है, उस डेटा को हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये क्या होता है, दूसरे पर्सन द्वारा कलेक्ट किया गया होता है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है, बस हम उसे यूज करके हम अपने डिसीजन मेकिंग में जो भी हेल्प करता है, ये हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। तो इन्हें हम सेकेंड हैंड डेटा कहते हैं, ठीक है। डेटा जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, मीन्स क्वालिटेटिव मीन्स जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड ना हो, हम किसी पर्सन के परसेप्शन से रिलेटेड, मोटिव से रिलेटेड, उनके माइंडसेट से रिलेटेड, अगर हम कोई भी उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, विच कांट बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि न्यूमेरिकल डेटा होता है, लाइक हम कह सकते हैं कि हमारा सेल्स कितना हुआ है, मार्केट में जो भी ओवरऑल हमारा कितना डिमांड है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जिसे हम यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव डेटा हुए, ठीक है। अब क्या मोटिव होता है, ये क्या होता है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। थर्ड हमसे पूछा ऑजिव कर्व क्या होता है, तो ऑजिव कर्व क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। हमारे डेटा होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के हमारे कर्व होते हैं जिनको कि हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, बट हमें क्या होता है, जो भी डेटा हमारे फ्रीक्वेंसीज में होते हैं, अगर उन्हें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, ऑजिव कर्व। तो ये क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो भी हमारे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमारे जो भी न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, जब हम उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑजिव कर्व, ठीक है। इट शोज टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू अ सर्टेन क्लासेस से ये क्या शो करता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, ये इसका दो टाइप्स होता है, लेस देन ऑजिव, मोर देन ऑजिव होता है, ठीक है। इनमें दो टाइप्स होता है, लेस देन ऑजिव में आता है, फिर मोर देन ऑजिव में आता है। इनका मोटिव क्या होता है, ये यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए मीडियन, क्वार्टाइल और डिसाइल या परसेंटाइल को यूज करने के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बट अब जब भी आप इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, तो आप मीनिंग लिख दीजिएगा, फिर यूज़ कहाँ पे किया जाता है, मोटिव क्या होता है, कुछ इसके फीचर्स आप लिख दीजिएगा, ऑलरेडी आंसर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा एज्यूम मीन, हमें बोलने के लिए। देखिए मीन हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो मीन कैलकुलेट करने का हमारा बहुत सारे तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, एज्यूम मीन मेथड होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी करके कोई मेथड होता है वैसे, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो वहीं पे से एक हमारा मेथड पूछा है कि एज्यूम मीन होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, एज्यूम मीन इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं अर्थमेटिक मीन में, उसे हम क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन, ठीक है। चूजन टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, इट इज जनरली सेलेक्टेड नियर द एक्चुअल मीन टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब इनका मोटिव क्या होता है, ताकि टाइम सेव कर सके, एफर्ट जो भी होता है, जो हम अगर नॉर्मल तरीके से अगर मीन कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, डिफिकल्ट भी होता है, बट हम एज्यूम मीन लेके कैलकुलेट करें मीन, जो कि नियर हमारे मीन वैल्यू के होता है, जो एज्यूम मीन हम लेके चलते हैं नियर हमारे एज्यूम मीन वैल्यू के होता है, उससे हमारा क्या होता है, जो भी आंसर आता है वो एक्यूरेटली आता है, ठीक है, और एफर्ट भी कम लगता है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ कुर्टोसिस। कुर्टोसिस होता क्या है, देखो कुर्टोसिस क्या होता है, जो कुर्टोसिस होता है ना, वो फ्लैटनेस और पीकनेस जो होता है हमारे कर्व का, वो मेजर करता है। जैसे देखो 3 टाइप्स के हमारे कुर्टोसिस होते हैं, ये हमारा क्या होता है, लॉन्ग है तो लेप्टोकोर्टिक होता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा मिडिल है तो मीसो होता है। अब ये हमारा क्या होता है, इसे हम अभी बताते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के, देखिए प्लेटिकोर्टिक, तो हमारा मीन्स कुर्टोसिस होता क्या है, जो फ्लैटनेस और पिकनेस ऑफ द कर्व को डिस्क्राइब करता है, कि हमारा जो कर्व है पर्टिकुलर वो कितना फ्लैट है या कितना हमारा वो पीक पे है, कितना फ्लैट है वो या मॉडरेट है, ये हमें बताने में हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो कुर्टोसिस मेजर द डिग्री ऑफ पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व में वो कितना फ्लैट है या कितना वो पीक पे है वो डिस्क्राइब करता है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, लेप्टोक्रेटिक जो हाईली पीक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मीसोक्रेटिक, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना ज़्यादा पीक पे होता है ना ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है, वो बीच में होता है, तो उसे हम मीसोक्रेटिक कहते हैं। फिर आता है हमारा प्लेटोकोर्टिक, जो फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि शेप या कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन हमारा डेटा कितना है उसे हमें समझने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है रिग्रेशन लाइन क्या होता है। तो रिग्रेशन लाइन क्या होता है, ये एक ऐसा लाइन होता है जो शो करता है वो एवरेज रिलेशनशिप किसके दो वेरिएबल के बीच में एवरेज रिलेशन को जो शो करता है उसे हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है। जो दो वेरिएबल दो डेटा के बीच में हमारा शो करता है क्या रिलेशनशिप, ठीक है। इट यूज टू एस्टिमेट प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन। तो ये क्या, ये रिग्रेशन लाइन क्या हेल्प करने, हमें क्या जानने में हेल्प करता है, अगर हमें एक पर्टिकुलर चीज़ों की वैल्यू दी हुई है तो हमें दूसरा वैल्यू हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है क्या, रिग्रेशन, ठीक है। तो रिलेशनशिप बताता है कि अगर हमारा एक पर्टिकुलर डेटा ऐसा है तो दूसरा हमारा क्या इफेक्ट होगा, क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, रिग्रेशन लाइन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे पूछा है कि टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होते हैं, ठीक है। तो सीरीज क्या होता है, अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ऑर्डरली फॉर्म, ऑर्डरली फॉर्म में या ऑर्डर फॉर्म में जब हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है सीरीज, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज हो जाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा इंडिविजुअली शो किया जाता है। मान लीजिए कि हमारा मेल कितने हैं या फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो मेल एक पर्टिकुलर में ए है, उसका एज कितना है 9 है, बी का कितना है 10 है। तो ऐसे ऐसे हम इंडिविजुअली डेटा को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। बट डिस्क्रीट में क्या होता है, डेटा को हम फ्रीक्वेंसी के साथ शो करते हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, डेटा को ग्रुप में शो करते हैं, ठीक है। मतलब हम मान गए कि हमने जिनसे भी डेटा कलेक्ट करना है उनकी एज क्या है 18 से लेके 59 तक है, ठीक है। तो हम कुछ ग्रुप बना लेंगे 5-5 का, ठीक है। मीन्स 18 से लेके अगर जैसे 15 से लेके 20 साल तक के एज के जो भी हमारे पर्सन होंगे उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, 20 से 25 के जो भी पर्सन होंगे उनको एक ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ हमारे सीरीज बनते हैं, जो कि होता है इंडिविजुअल सीरीज, जिनको कि हम डेटा को इंडिविजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं या हम लिखते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज जिनको कि हम डेटा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज जिनको कि हम डेटा को ग्रुप में लिखते हैं, ठीक है। कोरिलेशन पूछा यहाँ पे, तो कोरिलेशन क्या होता है, वो बताता है डिग्री और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, ठीक है। डिग्री और डायरेक्शन बताता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, तो इसे हम बोलते हैं रिग्रेशन। और रिग्रेशन जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 से लेके +1। जो वैल्यू होता है हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, उसका वैल्यू कितना हो सकता है, -1 से लेके +1 तक ही हो सकता है, ठीक है। अब ये क्यों हमें यूज किया जाता है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड में कि कैसे वन वेरिएबल जो है इन्फ्लुएंस करता है दूसरे वेरिएबल को। मान लीजिए कि हमें जानना है कि किसी पर्सन का हाइट कितना है, तो उससे हम वेट के जब किसी पर्सन का वेट जान लेंगे तो हम हाइट का भी पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ये बताता है हमारा रिलेशन, कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना कोरिलेट कर रहा है, कितना रिलेटेड है, ये बताता है हमारा क्या कोरिलेशन, ठीक है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट हैज 2 पॉसिबल आउटकम। जब किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का 2 पॉसिबल आउटकम है तब हम क्या यूज करते हैं, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी होता है सक्सेस का, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्यों यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जान सकें कि प्रोबेबिलिटी में कितना सक्सेस एंड फेल्योर है बिजनेस या स्टैटिस्टिक के किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कितना सक्सेस अमाउंट हमारा है और कितना फेल्योर होने के चांसेस है किसी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के लिए या किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट टर्म क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पूछा है स्टैटिस्टिक क्या होता है एंड स्टेट्स इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं, फिर डेटा को क्लासीफाई करने के बाद हम टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग या कंक्लूजन पे पहुंच सके, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम डेटा कलेक्ट कर सके रिगार्डिंग पॉपुलेशन, कितना डिमांड है, कितना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई, हमारा इकोनॉमिक जो है कंजम्पशन रेट उनका कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इनकम इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम डेटा को कलेक्ट करें। तो उस डेटा को हम एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, देन हम एनालाइज कर रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।
अब देखो, जो एल बावले हैं उन्होंने बताया कि जो स्टैटिक्स है वो स्टैटिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है आजकल के ज़माने में स्टैटिस्टिक का, हम क्यों यूज करते हैं स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। हम क्या है, जो भी हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अगर हम उस डेटा को वैसे रख के देखें तो हम उससे कोई इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग निकाल ही नहीं सकते। तो उस डेटा को हम क्या करें, सिंप्लीफाई वर्जन में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हेल्प करता है जो कंडेंस हमारी या लार्ज या कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं उनको सिंपल और अंडरस्टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ताकि हम किसको यूज करके, एवरेजेस को, टेबल को या डायग्राम को यूज करके। ठीक है, फिर आता है बेसिक फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो बेसिस है किससे, डिसीजन मेकिंग की। जब हम पर्टिकुलर एरिया के हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम डेटा कलेक्ट करने के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में पहुंचते हैं। हम क्या करते हैं, हम अगर हमें जानना है कि पर्टिकुलर हमारे इंडिया का इनकम लेवल कितना है, कितना लोग मिडिल लेवल हमारे इंडिया में रह रहे हैं, कितना मतलब रिच पर्सन हमारे इंडिया में है या पुअर पर्सन कितना है, तो इसे जानने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब उस डेटा को कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो मोटिव था डेटा कलेक्ट करने का, उससे हम एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग पे पहुंच सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, फिर आता है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फ्यूचर फोरकास्टिंग। अब स्टैटिस्टिक जो होता है मैनेजमेंट को हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग, लाइक हमारा सेल्स फोरकास्टिंग में या डिमांड एस्टिमेशन या प्रोडक्ट प्लानिंग में। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, कंज्यूमर से रिलेटेड, उनके डिमांड, उनके प्रेफरेंस से रिलेटेड, तो हम जान सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो किस टाइप के प्रोडक्ट को चाहता है। ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके प्रेफरेंस क्या है, वो पर्टिकुलर कंपटीटर के प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, सो दैट हम फोरकास्ट कर सकें कि फ्यूचर में हमारे कंपनी का सेल्स कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हेल्प करता है पर्टिकुलर चीज़ों को फोरकास्ट करने में या पर्टिकुलर चीज़ों के प्लानिंग में। ठीक है, फिर हमारा आता है फैसिलिटेट कंपेरिजन। हम एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर सके, ये क्या फैसिलिटेट करता है, स्टैटिस्टिक फैसिलिटेट करता है। कैसे, स्टैटिस्टिकल जो होता है वो टूल्स होता है, लाइक हमारा रेशियोज, परसेंटेज और इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, हम एक डेटा को कैलकुलेट करेंगे, दूसरे डेटा को कैलकुलेट करेंगे, और इन सब टूल्स के अकॉर्डिंग इन सब टूल्स को यूज करके हम एक डेटा को दूसरे डेटा से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि हम दो डेटा को हम एक चीज़ों में रिप्रेजेंट करके उन दोनों में इजीली कंपेयर कर सके और डिसीजन मेकिंग पे पहुंच सके। ठीक है, फिर हमारा आता है, ये स्टैटिस्टिक हमारा कहाँ पे यूजफुल होता है, बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कैसे, जो हम स्टैटिस्टिक हम यूज करते हैं मार्केटिंग में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन करते वक्त, या क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च एरिया में हम यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका यूज क्या है, बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा है। फिर हमारा क्या है, मेजर्स द रिलेशनशिप। अब लाइक जैसे बहुत सारे टूल्स हो गए, लाइक कोरिलेशन हो गए, रिग्रेशन हो गए। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि अगर हमारा पर्टिकुलर एक डेटा दिया हुआ है तो एक डेटा का क्या रिलेशन है दूसरे डेटा के, एक डेटा के एक डेटा के प्रेजेंट के बेसिस पे हम दूसरे डेटा को हम क्या करते हैं, उनके रिलेशनशिप को जज करते हैं, देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि हम क्या करें, दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप जान सके। ठीक है, अब लिमिटेशन देखो, अगर कोई भी चीज़ में एडवांटेज है, कोई भी पर्सन 100%, जैसे कोई भी पर्सन 100% करेक्ट नहीं होता, वैसे भी कोई भी अगर चीज़ों में अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो वही पूछा है कि जो हमारे डिसएडवांटेज क्या है या लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक का। तो सबसे पहला होता है डील्स ओनली न्यूमेरिकल डेटा। हम डेटा स्टैटिस्टिक में क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, जैसे अगर हमें कोई भी डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में अगर हमें कलेक्ट करना तो उससे स्टैटिस्टिक डील नहीं करती, ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस करता है और उन्हीं पे रिजल्ट देता है। ठीक है, दूसरा आता है रिजल्ट आर अप्रॉक्सीमेट। हम क्या करते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, अगर हम इतनी बड़ी दुनिया में से हम क्या कर सकते हैं, एक सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं, ना कि हम सबसे जाके, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सबसे जाके अपने डेटा को कलेक्ट करें, उनसे हम रिजल्ट ड्रॉ करें। तो जो क्या होगा, एक सैंपल को लेके हम कोई भी चीज़ करेंगे, किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे, तो वो एक अप्रॉक्सीमेट हमारा क्या होता है, कंक्लूजन होता है, ना कि हम रियलिटी में जान सकते हैं कि एक्यूरेट कितना चीज़ें हो रही हैं इकोनॉमिक में। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट डेटा हमें प्रोवाइड करता है। देन हमारा मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक, बहुत ज़्यादा मिसयूज भी स्टैटिस्टिकल का, लाइक जैसे हम मिसलीडिंग कोई काम कर दिए, हम डेटा को इनकम्प्लीट छोड़ दिए, बायासली हम डेटा को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिए। ठीक है, या रॉन्गली हम किसी चीज़ को इंटरप्रिटेट कर लिए, तो ये क्या है, मिसयूज है जो हम स्टैटिस्टिक का कर रहे हैं। ठीक है, फिर रिक्वायर्ड स्किल हैंडलिंग, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे रिग्रेशन हो गया, कोरिलेशन हो गया, हमारा परसेंटेज रेशियो, सब निकालने के लिए बहुत स्किल की ज़रूरत है, और उसे हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस पता होने चाहिए कि कैसे कोई चीज़ पर्टिकुलर
पर्टिकुलर चीज़ हमारा कैलकुलेट होगा। तो स्टैटिस्टिक में अगर हम स्टैटिस्टिक को यूज करें या उनके थ्रू हम कोई भी डेटा में कंक्लूजन चाह रहे हैं या हम कोई भी इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, तो उसके लिए किसी के पर्सन के पास बहुत ही ज़्यादा माइंड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर डज नॉट रिवील द होल ट्रूथ, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो स्टैटिस्टिक है वो होल ट्रूथ पूरा, मतलब अगर हम कोई भी चाहते हैं कि इंडिया में कितना पर्टिकुलर चीज़ें हैं, तो वो होल इंडिया में हमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सब एक एक लोग से डेटा कलेक्ट करके करके कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचे। तो इसीलिए क्या है कि स्टैटिस्टिक वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है सिर्फ पार्ट ऑफ रियलिटी, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उनके पार्ट ऑफ रियलिटी में क्या करता है, फोकस करता है, नॉट अ कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर के बारे में नहीं शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स से। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे आपको इस टाइप के आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि एक टेस्ट में 50 मार्क्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ क्लास ऑफ 14 स्टूडेंट, जैसे कि अ टेस्ट ऑफ 15 मार्क्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन अ क्लास ऑफ 14 स्टूडेंट एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय दीज स्टूडेंट आर लिस्टेड। जैसे देखो एक क्लास में क्या है, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का हम 50 मार्क्स का कोई भी हम टेस्ट हेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे मतलब ये 40 स्टूडेंट का ये मार्क्स आया, ठीक है, लाइक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का 35 आया, 40 आया, 22, ये सारे मार्क्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्लासीफाई एंड टेबुलेट द एबव डेटा। अब यहाँ पे हमें डेटा को क्या बोला है, क्लासीफाई करें और उनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले देखो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, रेंज को डिटरमाइन करेंगे। रेंज क्या होता है, रेंज एक डिफरेंस हमारा होता है हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में जो भी हमारा डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे लोएस्ट जो बच्चे ने नंबर पाया वो 16 है, हाईएस्ट वैल्यू 14, हाईएस्ट कितना आया हमारा 46 नंबर आया, ठीक है। अब इन दोनों में हम रेंज निकालेंगे तो आएगा हमारा 30 मार्क्स, ठीक है। फिर हम डिसाइड करेंगे क्लास इंटरवल क्या होगा, ठीक है। फॉर अ मार्क्स डेटा क्लासेस इंटरवल ऑफ 5 सूटेबल, हम 5 का क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे 15 से 19 तक के बच्चों को हम एक में रखेंगे, ठीक है। फिर 20 से 24 के बच्चों को हम एक में रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा 14 आ गया, फिर ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे। अब देखो द डेटा हैज़ बीन क्लासीफाइड इनटू कॉन्टिन्यूअस इंटरवल, ठीक है, क्लास कॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म में हम डेटा को क्लासीफाई कर दिए। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग अ टैली मार्क्स को हम यूज करके हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को प्रिपेयर किए हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा 14 है और ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हेंस द टेबुलेशन इज करेक्ट। हम कैसे मानेंगे कि हमारा जो टेबुलेशन हुआ है वो करेक्ट हुआ है, जब हमारे टोटल जो फ्रीक्वेंसी होंगे वो इक्वल होंगे जो हमारे टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होंगे, ठीक है। तो 14 और नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमारे 40 हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऐसे हम प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ पूछा गया कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमें डेटा दिया हुआ है 10 से 20 तक के मार्क्स जो भी बच्चे ने पाया वो 2 बच्चे हैं जो कि 10 से 20 तक के मार्क्स 10 से लेकर 20 तक के बीच में मार्क्स पाए हैं। 20 से लेकर 30 तक के मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं, 3 बच्चे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो अभी हम डायरेक्ट मेथड को यूज करके मीन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, तो हम इसको कर लेंगे। फिर मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो 10 को हम मतलब 10 + 20 करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मिड वैल्यू, ठीक है। वैसे ही 50 आएगा, डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो आएगा 25। तो ऐसे ऐसे करके हम मिड वैल्यू निकालेंगे कि हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 + 20 कितना आएगा, 30 आएगा, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 15 आएगा। वैसे ही 50 आएगा, इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ऐसे ऐसे करके हम सबका मिड वैल्यू निकाल लेंगे। फिर मिड वैल्यू निकालने के बाद हम फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू कर देंगे, मीन्स 50 × 30, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का। सारे फ्रीक्वेंसीज और मिड वैल्यू जो भी हमने निकाले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा फ्रीक्वेंसी। हम सिग्मा इन जो भी हमारे fx जो इंटू करने के बाद जो सारे हमारे डेटा हैं वो आए टोटल आए हमारा 1800। तो 1800 को हम डिवाइड करेंगे, कितना टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया हुआ है 40, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा
45, तो ये जो हमारा 45 आया, ये 45 हमारा क्या है, मीन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मीन्स मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जब हम क्या कहते हैं, दो वैल्यू में हम देखते हैं कि मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या वेरिएशन क्या होता है, जब हम देखते हैं कि मीन वैल्यू से, जो हमारा सेंट्रल मीन वैल्यू है, उससे हमारा डेटा कितना वेरिएट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि मेजर्स ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन सो एक्सटेंड टू विच डेटा वैल्यूज, डेटा की जो वैल्यूज है वो डिफर करता है, सेंट्रल वैल्यू मीन्स मीन, ठीक है, मीन से वो कितना डिफर कर रहा है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि कितना डेटा हमारा वेरिएबल है या स्प्रेड है इन अ डेटा सेट, डेटा सेट में कितना हमारे डेटा है जो वेरिएबल है या सेपरेट है, किससे, सेंट्रल वैल्यू या मीन से, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सबसे पहले ये रियलिटी ऑफ एवरेज शो करता है कि जो भी हमारे एवरेज हैं, जो भी हमारे मेन वैल्यू है, उससे हमारा पर्टिकुलर डेटा कितना स्कैटर है, कितना डिफरेंस उन सबके बीच में, तो इनकी रियलिटी शो करता है। फिर कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। वेरिएशन हेल्प्स इन कंपैरिजन, कंपेयरिंग टू और मोर डेटा सीरीज हैविंग सेम एवरेज बट डिफरेंट स्प्रेड, ठीक है। तो अगर ये हो सकता है कि जैसे कि हम दो डेटा का अगर मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो हो सकता है कि दोनों का मीन वैल्यू सेम आए, बट अगर हम डेटा से उसको देखेंगे कितना स्प्रेड कर रहा है तो वो स्प्रेड पता चलता है। मीन्स जरूरी नहीं है कि मीन अगर सेम हो तो जो हमारा वेरिएशन भी सेम आए, ठीक है। असिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, और ये क्या करता है, बहुत ही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लाइक बिजनेस हो गया। लोअर वेरिएशन इंडिकेट स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी। अगर हम वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर लोअर वेरिएशन आया तो ये क्या शो करता है बिजनेस में कि बिजनेस स्टेबल है और कंसिस्टेंट है, ठीक है, जो कि मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर मेजर कंसिस्टेंसी, अ सीरीज विथ लेस डिस्पर्सन इज मोर कंसिस्टेंट। अगर हम देखेंगे, हमको ये कंसिस्टेंसी को मेजर करने में हेल्प करता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि डेटा में हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी है कि नहीं। तो अगर कम डिस्पर्सन होगा तो हमारा जो कंसिस्टेंस जो होगा बिजनेस में या कहीं भी वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वेरिएशन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल या रिस्क एनालिसिस या फोकासिंग या रिसर्च स्टडीज़ में हम ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के यूज में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक, क्या हो सकता है गुड मेजर ऑफ वेरिएशन। अगर हम चाहते हैं कि गुड मेजर ऑफ वेरिएशन क्या है तो उनकी क्या, एक अच्छे गुड मेजर ऑफ वेरिएशन का क्या अच्छा प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिजिड डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। ये जो होता है क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज वे में हमें डिफाइन किए गए होना चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो। अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं सेम डेटा को लेकर तो वो हमें सेम रिजल्ट दें, ठीक है। फिर दूसरा आता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जो भी हमारे जो वेरिएबिलिटी होती है तो वो क्या होना चाहिए, सारे डेटा को कंसीडर करके चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिए किसी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो सारे डेटा को ऑब्जर्व करें जो कि सीरीज में दिया हुआ है। फिर होता है इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, जो मतलब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लेमैन भी पर्सन है तो उसे इजीली कंप्यूट कर सके, ठीक है, विदाउट एनी दैट टू मच एफर्ट, ठीक है। फिर आता है amenable to algebraic treatment, means a good measure should allow further mathematical calculation। अगर कोई भी फर्दर कोई भी कैलकुलेशन करना चाहता है या कोई भी रिसर्च करना चाहता है तो उसको ये अलाउ करे, ठीक है। फिर हमारा आता है स्टेबल एंड रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम फ्लक्चुएशन होना चाहिए, ठीक है, और तो फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल, ठीक है। अगर हमने सैम्पल चेंज किया तो मिनिमम फ्लक्चुएशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम स्प्रेड हो जाए डेटा, तो ये क्या होता है कि इनएक्यूरेसी शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ गुड प्रॉपर्टीज़ हैं जो गुड मेजर्स ऑफ वेरिएशन में होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो यहाँ पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन अभी हमने बताया कि कोरिलेशन क्या शो करता है कि एक्सटेंस या रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अगर हमें एक डेटा दिया हुआ है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कितने एक्सटेंस या कितनी डिग्री का रिलेशन है, ये हमें जानने में हेल्प करता है क्या, कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है जिसको कि हम यूज करते हैं मेजर करने में डिग्री या डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है। ये शो करता है कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो वो दूसरे बिहेवियर पे, दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो और जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन होता है हमने पहले ही बता दिया कि -1 से लेकर +1 तक होता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेस्ड ऑन डायरेक्शन पे अगर हम करें तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जब क्या होगा, एक वेरिएबल का चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल पे, क्या एक वेरिएबल अगर हमारा बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर वो चीज़ें सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। मीन बोथ वेरिएबल मूव्स इन सेम डायरेक्शन, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव में क्या होता है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो इन दोनों में जो रिलेशन है इन दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमारा क्या शो करता है, निगेटिव कोरिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, निगेटिव कोरिलेशन को शो करता है।
फिर हमारा आता है जीरो कोरिलेशन, मीन्स कोई भी दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो हमारा जीरो कोरिलेशन होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन डिग्री, परफेक्ट कोरिलेशन हमारा क्या होता है, व्हेन वेरिएबल मूव्स इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, अगर वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, लाइक परफेक्ट पॉजिटिव होता है मीन्स +1 हो रहा है, परफेक्ट नेगेटिव -1 हो रहा है, ठीक है। इम्परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, जब दोनों मीन्स एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ना बढ़े घटे, ठीक है। व्हेन वेरिएबल्स मूव इन अ क्लोज बट नॉट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इम्परफेक्ट कोरिलेशन। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होता है, सिंपल कोरिलेशन होता है, जहाँ पे सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, जहाँ पे बस दो वेरिएबल के बीच में अगर हमें कोरिलेशन पता करना है तो सिंपल कोरिलेशन होगा। मल्टीपल मीन्स मोर देन वन वेरिएबल एंड 2 और मोर वेरिएबल में जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन हो जाता है। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, मेन रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स व्हाइल कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। हम पार्शियल कोरिलेशन में क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप तो देखते हैं, लेकिन हम एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल को कांस्टेंट करके देखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेशनशिप, लीनियर कोरिलेशन होता है, जब एक वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन वन वेरिएबल बियर्स द कॉन्स्टेंट टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल के चेंज होने में दूसरे वेरिएबल पे कॉन्स्टेंट अगर चेंज हो रहा है। नॉन लीनियर में क्या होता है, ये रेट जो होता है, चेंज जो होता है, वो रेट ऑफ जो चेंजेस होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ठीक है, किसी भी रेट से हो सकता है। तो इतने हमारे सारे टाइप्स ऑफ क्या थे, कोरिलेशन के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में हम क्या कहते हैं, चांसेस, कितना चांस है, मीन्स कितना चांस है कि पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा। अगर हमने कोई भी सिक्का उछाला तो कितना चांस है कि हेड आएगा और कितना चांसेस है कि टेल आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये होता है चांसेस की, कितना भी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का होने का कितना चांसेस है, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है दैट मेजर लाइकली टू होल्ड और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट अकर होने का क्या चांसेस है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी का होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और जो देखो सबसे पहले होता है, अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो A random experiment is an experiment in which outcome cannot be predict with a certainty. Random experiment एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम आउटकम को 100% एक्यूरेटली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अब यहाँ पे रैंडम जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने सिक्का उछाला तो हमारा ये 100% हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा, या 100% हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि टेल्स ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा होता है सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, सारे पॉसिबल आउटकम, जैसे अगर हम कोई भी सिक्का उछाल लें तो उसके सारे पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड और टेल आने का जो भी संभावना है ये हमारे क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फिर हमारा आता है इवेंट, ठीक है। जो हमारे इवेंट जो होते हैं सबसेट होते हैं सिंपल सैम्पल स्पेस का, लाइक गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस, ठीक है। अब आता है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। इक्वली आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच आउटकम हैज अ सेम चांस ऑफ अकरिंग, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट मीन्स अगर हम सिक्का उछाल लें तो इक्वली यहाँ पे आने का चांसेस है, इक्वली हमारा हेड भी आने का चांसेस है, इक्वली हमारा टेल भी आने का चांसेस है, तो इसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ अदर। अब इस जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, जैसे हमने सिक्का उछाला तो अगर हेड आ गया तो टेल्स नहीं आएगा, टेल्स आएगा तो हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। फिर आता है इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर। फिर डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, इवेंट दैट आर डिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लीजिएगा, जैसे कि हमारे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लीजिएगा, नॉर्मल आता है, डिस्क्रीट आता है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा है एलिबोरेट द वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो देखो जो वेरिएशन होता है, जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, या हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो सेंट्रल वैल्यू है या मीन वैल्यू है वो कितना वेरिएट कर रहा है हमारे जो डेटा है, ठीक है। तो इसे अगर हमें जानना है तो इसके बहुत सारे मेथड हो, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर होते हैं, दूसरा रिलेटिव मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या होते हैं, देखो ये क्या शो करता है, ये शो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन एंड आर
स्प्रेड इन द सेम यूनिट एज अ डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन होता है ये शो करता है, और ये किस यूनिट में शो करता है, जिस यूनिट में हमारे डेटा होते हैं। तो लाइक हमारा सबसे पहला होता है रेंज होता है। तो रेंज हमारा क्या होता है, रेंज एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन है। इट मेजर डिस्पर्सन बाय टेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये हाईएस्ट वैल्यू कितना है गिवन सीरीज में, या लोएस्ट वैल्यू क्या, उन दोनों में डिफरेंस लेके ये वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। ये रफ डेटा देता है या आइडिया देता है अबाउट द स्प्रेड डेटा, और कितना ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है, ये सारी चीज़ें देता है। फिर आता है हमारा मीन डिविएशन। मीन डिविएशन क्या होता है, ये एवरेज लेके मीन्स मेजर्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑल वैल्यू फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। मीन्स ये मीन डिविएशन क्या है कि जो हमने मीन कैलकुलेट कर किया है उनका हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं डेटा में, फिर देखते हैं कि जो हमारे एवरेज है या मीन वैल्यू उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो एवरेज लेके अगर डिफरेंस हम देख रहे हैं तो ये हमारा होता है मीन डेविएशन, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है। वहीं पे हम रेंज को देख रहे हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यूज होने वाले डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, टूल्स है, जो कि ये हमेशा यूज होता है, ठीक है। अगर हमें एक्यूरेट अगर क्वेश्चन में आए कौन सा मोस्टली यूज होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्टली यूज होता है, ठीक है। इट शोज हाउ मच वैल्यूज डेविएट ऑन एवरेज फ्रॉम अ मीन, ठीक है। तो ये देखता है कि कितना हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है। ये साइंटिफिक और रिलायबल मेथड कंसिडर्ड होता है, और ये वाइडली यूज किया जाता है बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में और रिसर्च एरिया में, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो कि हमारा जो देता है वो क्या करता है, कंपेयर करता है वेरिएशन बिटवीन टू और मोर सीरीज व्हेन देयर यूनिट आर डिफर। जब दो डेटा के यूनिट में डिफरेंस है तब हम ये रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को यूज करते हैं। लाइक हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। इट शोज रिलेटिव डिस्पर्सन बेस्ड ऑन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, और जब क्या हो यूजफुल फॉर कंपैरिजन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, डिफाइन सैंपल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। तो सैंपल क्या होता है, जब भी हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा है। जब हम लार्ज पॉपुलेशन से कुछ यूनिट और पर्सन हम कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करके उनसे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं सैंपल। सैंपल क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, यूनिट होते हैं किसके, पॉपुलेशन के, ठीक है। कुछ पार्ट जो होते हैं पॉपुलेशन के जिससे हमें डेटा कलेक्ट करता है और हमें सारे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उसे हम बोलते हैं सैंपल, ठीक है। तो सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट या सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। हम लार्ज ग्रुप से या लार्ज पॉपुलेशन से अगर हम स्मॉल यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम वो जो सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सैंपल होते हैं, ठीक है। अब इनका मेन मोटिव क्या होता है कि सैंपलिंग जो होता है हेल्प करता है टाइम सेविंग में या कॉस्ट में, या और ये जो है मिक्स करता है स्टैटिस्टिक जो है स्टडी जो है उसका प्रैक्टिकल और रिलायबल हो, ये क्या है, इंश्योर करता है, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं सैंपलिंग के। अगर हमें सैंपलिंग करना है या डेटा कलेक्ट करना है तो इस सैंपलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, मेन ईच जो हमारे जो सारे पार्ट है पॉपुलेशन का उनके पास इक्वल चांस है एज बीइंग सेलेक्टेड एज ए सैंपल, उन्हें हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, तो यहाँ पे इक्वली चांस नहीं होता कि सारे लोग इक्वली चांस नहीं होता इन लोग के पास कि सब लोग एज ए सैंपल सेलेक्ट हो पाएँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यहाँ पे कोई भी बायाज नहीं होता। जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, प्रोबेबल तरीके से वो लोगों को सेलेक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, बायाज तरीके से जो रिसर्चर या जो भी इन्वेजिलेटर होता है वो अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग लोगों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ से उनको एक्यूरेट डेटा मिल जाए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को पहले से माइंडसेट में जान के हम लोगों को सेलेक्ट करें। देखो, अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ईच यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन हैज नोन एंड इक्वल चांस ऑफ सेलेक्शन। यहाँ पे जितने भी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उनका इक्वल चांस होगा बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैंपल। इनके बहुत सारे मेथड होते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे ईच आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है, जैसे होगा हमारा लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर टेबल हो गया, ये सारा। फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, होल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देखते हैं एक ह्यूमोजेनियस ग्रुप या स्ट्रेटा में। फिर हम क्या करते हैं, ईच ग्रुप से हम क्या करते हैं, सैंपल को ड्रॉ कर देते हैं। अगर हमारा लार्ज पॉपुलेशन है उनको हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेटा। अब सारे ग्रुप से हम कुछ पर्सन लेके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, लाइक सेलेक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास सेपरेटली, ठीक है। फिर आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहाँ पे अगर हमें देखो हमें 10 हमें सैंपल चाहिए और हमें टोटल पॉपुलेशन हमारी कितने 100 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, nth नंबर ऑफ आइटम
टाइम हम क्या करेंगे, nth नंबर ऑफ पर्सन को हम nth नंबर ऑफ पर्सन से डेटा कैलकुलेट करेंगे। अब मतलब कलेक्ट करेंगे, एज ए सैम्पल वो सेलेक्ट होंगे। अब nth नंबर ऑफ पर्सन हम कैसे निकालेंगे, 100 पॉपुलेशन है, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हमें 10 सैंपल चाहिए, ठीक है, कितना है हमारा 100 आया, तो मीन्स हम सारे लोग को खड़े कर देंगे और जो 10वां पर्सन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो 10वां पर्सन है वो हमारा पहला सैंपल हो जाएगा। फिर 20 वाले पर्सन जो होंगे दूसरा सैंपल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके 10 सैंपल हम कलेक्ट करेंगे 100 में से, तो nth नंबर ऑफ आइटम होंगे, मीन सेलेक्टिंग एवरी 10th कस्टमर, ठीक है। फिर आता है क्लस्टर सैम्पलिंग, जहाँ पे हम पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करते हैं और इंटायर, और हम यहाँ पे ग्रुप, जैसे वहाँ पे हम ग्रुप में डिवाइड करते थे, सारे ग्रुप से पर्सन को लेते थे, बस क्लस्टर में हम क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे और एक पर्टिकुलर क्लस्टर ही रैंडमली हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि चांस ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे नोन नहीं होता, बायास्ड होता है। रिसर्चर अपने पर्पजफुल, अपने जो भी उनमें मतलब अपने सोच के अकॉर्डिंग वो सैंपल से सेलेक्ट करता है। इसमें क्या होगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे रिसर्चर क्या करेगा, वो देखेगा कि उसका जो इजीली कहाँ से सैंपल कलेक्ट हो जा रहा है वहाँ से ही वो सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा आता है जजमेंट सैम्पलिंग, यहाँ पे क्या होता है, जो इन्विजिलेटर होता है उनके माइंड में पहले से ही पता होता है क्या पर्पज होता है, क्या चीज़ें होते हैं, उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लिए, तो वो उन्हीं पर्सन को सेलेक्ट करता है जो उनके पर्पज को फुलफिल कर सके। देन कोटा सैम्पलिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है ग्रुप में और फिक्स कोटा उनको असाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें अगर 10 सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है, 10 सैंपल में हमने ये मान लिया कि 5 फीमेल होना चाहिए, 5 मेल होना चाहिए, तो यही हमारा कोटा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कोटा दे दिया गया कि 5 नंबर तो हमारे फीमेल होने चाहिए 5 सैंपल में और 5 मेल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें होते हैं, तो ये हमारे मेथड है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर वे में तैयारी करने के लिए अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप। आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर वे में वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे और PDF फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और आप वहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।